हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। हम अब तक बहुत से ये जो चैप्टर है इसको हमने अब तक बहुत से क्रम के अनुसार इसे कंप्लीट किया और हम अब तक कहाँ पहुँचे थे, यहाँ तक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं ये हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी हम रिवीजन करते हुए चलते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं? स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। तो स्थलाकृति के अंतर्गत आने वाले जो कारक है उसे हम देखते हैं। देखिए, लोग सदैव पर्वतों और पहाड़ों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि इंडीज और अल्प्स साथ ही साथ हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक के अंतर्गत स्थलाकृति जो कारण है एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे भी स्थान की भौगोलिक स्थिति होगी उसके अनुसार मनुष्य उसमें अपना जीवन निर्वाह करता है। जैसा कि हमने उदाहरण के तौर पे देखा कि विश्व में सबसे अधिक विरल जनसंख्या वाला जो स्थान पाया जाता है वो है गंगा का जो गंगा मैदान, जो गंगा नदी बहती है उसका मैदानी क्षेत्र। क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो भूमि है वो क्या है, कैसी है, एक मैदान के तौर पे खुली है, सपाट है, सीधी है, जहाँ पर खेती अच्छे से की जा सकती है, घरों का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है और बहुत सी सुविधाएं उसके अंतर्गत हमें प्राप्त होती है, जैसे कि सड़क हो गया, विद्यालय हो गया और रोज़मर्रा को जीवन निर्वाह करने की दैनिक आवश्यकताएं हो गई। तो ये सब मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक अच्छी तरीके से पाया जा सकता है। लेकिन इसकी तुलना में हम देखा जाए इसके विपरीत मान लीजिए हिमालय है, अल्प्स है और इंडीज़, ये क्या है, ये एक तरीके से पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे भी जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत विरल जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात बहुत कम मात्रा में यहाँ पे लोग रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाओं का अभाव है। ये किस वजह से? स्थलाकृति के कारण। आगे देखिए, जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अधिकतर गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल और रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अटलांटिक में रहने से बचते हैं। तो जलवायु जो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि हम ग्लोब के ऊपर देखा जाए, ग्लोब में ये 3 प्रकार की रेखाएं हैं: विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। तो ये जो रेखाएं हैं इसके अनुसार जलवायु में परिवर्तन हमने इसे जो पहले चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हमने देखा था किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। तो कहीं पर क्या है, सर्दी अधिक पाई जाती है, शीत ऋतु अधिक होता है, कहीं गर्मी अधिक होती है। और इसकी तुलना में जैसे मान लीजिए सहारा रेगिस्तान, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो भूमि है वो पूर्ण रूप से कैसी है, एकदम रेतीली। वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना तापमान दिन में गर्म रहता है उतना ही तापमान रात को ठंडा होता है। तो रात को वो माइनस प्लस भी चला जाता है। तो ऐसे ही बहुत से स्थान हैं जहाँ पर लोगों को रहना एक तरीके से
उसकी भौगोलिक जो भी एक स्थिति है और उसके अंतर्गत जलवायु बहुत अधिक महत्वपूर्ण उसकी विशेषता होती है। जैसे कि यूरोप में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोगों को क्या उनके रहन सहन में बदलाव होता है, उनके खान पान में बदलाव होता है। और उसकी तुलना में सहारा रेगिस्तान देख लीजिए, और साथ ही साथ कनाडा और अटलांटिक जो भी प्रदेश है, इसमें बहुत अधिक गर्मी होती है। तो जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जनसंख्या को प्रभावित करने के अंतर्गत, इसका एक प्रमुख कारण है। आगे हम बात करते हैं मृदा की। मृदा उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगही, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपज मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तो जो मृदा है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है, अर्थात मिट्टी, कहाँ की जो भूमि, जहाँ की भूमि है वहाँ की अलग अलग स्थान की जो भूमियाँ होंगी, अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, अर्थात मृदा। तो कुछ जो मृदा होती है वो कृषि के भिन्न भिन्न कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास निर्माण के लिए बहुत अच्छी उपयोगी है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार में एक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसके अंतर्गत धान की खेती बहुत अच्छी होती है, गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। इसकी तुलना में भारत के दक्षिण भागों में देखा जाए तो क्या होता है, वो जो स्थान है वहाँ पे जो रेतीला स्थान है वहाँ पे मसालों की खेती अच्छी होती है, नारियल की खेती अच्छी होती है, काली मिर्च हो गई और साथ ही साथ तेज पत्ता हो गया, इलायची होगा। तो ये जो मृदा है ये अलग अलग कृषि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि भारत में उदाहरण के तौर पर गंगा नदी के किनारे सबसे अधिक धान की खेती होती है। और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र असम की तरफ, भारत के उत्तर पूर्वी स्थानों में ब्रह्मपुत्र जो है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ चीन में जो हुआंगही नदी बहती है उसका भी एक अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और साथ ही साथ चांगजियांग, मिस्र में बहने वाली नील नदी जो है उसके किनारे बहुत से अधिक औषधियाँ पाई जाती हैं, बहुत से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो बढ़ते हैं, वो विकसित होते हैं। और साथ ही साथ उनके जो भी नदी तट है बहुत से घने वन पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत मृदा का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। तो जल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। क्यों? जहाँ पे जल की उपलब्धता अधिक होगी वहाँ पर रहना कौन पसंद करेगा? बहुत से लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। और जहाँ पर अलवणीय जल होगा अर्थात जहाँ पर मीठा पानी होगा, खारा पानी ना होकर, समुद्र के लोग, जैसे कि समुद्र हो गया, समुद्र के किनारे लोग बसते हैं लेकिन वो उम्मीद करते हैं ना, पानी न होने से अच्छा है कुछ पानी हो, लेकिन उससे भी बेहतर है कि लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर मीठा, अच्छा, स्वस्थ जल मिले। क्योंकि जल जो है इसकी हमारे जीवन में, सभी मनुष्य के जीवन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके बिना जीवन संभव नहीं है। साथ ही साथ आगे देखते हैं हम, जैसे कि
खनिज भी अपने आप में महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखता है। खनिज जो है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो खनिज तत्व, ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ये भी एक तरीके से प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण के लिए। वो कैसे? वो ऐसे जहाँ पे, जैसे कि सूरत हो गया हमारे भारत का, उन स्थानों में क्या होता है, वहाँ पर हीरो की, जवाहरातों की अधिक मात्रा में उसकी खोज होती है, और इसके अलावा उसको नकाशा जाता है। बहुत से कारखाने हैं, बहुत से मज़दूर लगे हुए हैं। ठीक वैसे ही जो खनिज तत्व होते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। इससे प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, जो लोग होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं इसको खोज के लिए। तो उसमें क्या होता है, ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ऐसे खनिज तत्व पाए जाते हैं, वहाँ पर इसके खोज के उद्देश्य से जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ उदाहरण के तौर पर, जैसे कि इसमें हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका जो है, वहाँ पे हीरो की खानें बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। मध्य पूर्व में तेल, मध्य पूर्व जो है वहाँ पर तेल की जो खोज बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो धरती से प्राप्त होता है। इसके लिए एक तरीके से ये खनिज तत्व भी जनसंख्या को प्रभावित करने के प्रमुख कारक है। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। ये भी बेहद महत्वपूर्ण रखता है सामाजिक दृष्टि के अंतर्गत। देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, मनुष्य, पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है वे सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर किसी न किसी वजह से हर एक व्यक्ति इसी से जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम आर्थिक कारण को देखें, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दोनों घने बसे क्षेत्र हैं। तो आर्थिक कारण इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? जहाँ पर मनुष्य को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष अवसर मिलेगा, वहाँ पर जनसंख्या अधिक से अधिक आकर्षित होती है, अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती है। तो उदाहरण के तौर पर हमने मुंबई को देखा, और भारत के बहुत से ऐसे देश हैं, जापान, विश्व के स्तर पर जापान को देखा जाए, ओसाका के स्तर देखा जाए, और साथ ही साथ भारत में गुजरात, मुंबई, ये सब प्रदेश हैं प्रमुख आर्थिक कारण के। आगे, सांस्कृतिक कारक, धर्म, सांस्कृतिक महत्वता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और साथ ही साथ वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। तो सांस्कृतिक कारण इसके महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है, मनुष्य की आस्था उसको ऐसे स्थानों पर ले जाती है जो उससे जुड़े हुए हों। जैसे कि बहुत से लोग और
यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं। तो ये सांस्कृतिक कारण होते हैं। वाराणसी हो गया, और बहुत से ऐसे स्थान हैं जो लोग अपनी यात्रा के दौरान उस पर जाते हैं अपनी आस्थाएं लेके। तो ऐसे बहुत से स्थान उभर के आते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, काशी हो गई, बनारस हो गया, तमिलनाडु की तरफ हो गया, कन्याकुमारी हो गया। वहाँ पे अनेक तीर्थ स्थल हैं। सोमनाथ मंदिर हो गया जो कि गुजरात में है। और वैष्णो देवी, बहुत से ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक कारकों से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ भारतीय स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर इसका महत्व है। और सामाजिक कारण, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वस्थ सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए पुणे। तो सामाजिक कारण इसका महत्वपूर्ण एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भी एक कारक है। वो कैसे? क्योंकि जहाँ पर अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जहाँ पर लोग अपने जीवन याचिका और अपनी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण रूप से सरलतापूर्वक कर सके उसे, तो इसकी आशा में वो क्या करते हैं, वे एक अच्छे निवास का निर्माण करते हैं, अच्छी शिक्षा की अपेक्षा करते हैं, समाज में अच्छी सुविधाओं का अपेक्षा करते हैं, और साथ ही साथ अच्छी किसकी अपेक्षा करते हैं, अपने दैनिक जीवन की, और विभिन्न प्रकार से कारक हो सकते हैं। तो ये हमने इस आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण देखा। अब जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, यह क्या है, इसे हम देखते हैं साथ ही साथ। देखिए, एक शब्दावली को समझ लेते हैं। जीवन प्रत्याश, जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। कहने का अर्थ ये है, जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है, जो भी मान लीजिए जो भी शिशु जन्म लेता है, इसके बाद बहुत से शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। बहुत से जो लोग होते हैं, छोटे छोटे बालक शिशुअवस्था में ही मर जाते हैं, बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं। किंतु औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा की जाती है। जो भी जन्म लिए हैं शिशु, उससे अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, इतने व्यक्ति जीवित रह सकते, उतनी आशा की जाती है। तो ये होता है जीवन प्रत्याशी। जनसंख्या परिवर्तन के अंतर्गत देखें, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ रही है। जैसे मानचित्र हमने चित्र में देखा था 6:3, और अभी हम देखेंगे। क्योंकि ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विश्व की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घटने के सिवा। तो ऐसा क्यों है? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। तो ये जनसंख्या बढ़ने के कारण बता रहा है। परिवर्तन किस प्रकार आया? तो क्या है,
सन 1800 तक क्या है, जनसंख्या विश्व की धीरे धीरे बढ़ती रही और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते रहे, क्योंकि शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। जन्म दर तो बढ़ ही रहा था, लेकिन मृत्यु दर भी कम नहीं था। जन्म तो लेते थे बड़ी संख्या में बच्चे, लेकिन उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। अवश्य इसका कारण क्या होगा, असुविधा, और किसी को जो समय है और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसका अभाव। साथ ही साथ आगे देखिए, ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। तो क्या था ऐसा इसलिए था क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे रूप से उपलब्ध नहीं थी, और साथ ही साथ जो किसान थे वे सभी लोगों के भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहे थे, भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, मतलब असमर्थ थे। तो सुविधाएं, उन्हें स्वस्थ सुविधाएं अच्छे से प्राप्त नहीं होती थी, और जो भोजन की आवश्यकताएं थीं वो किसान लोग अच्छे तरीके से या उच्च स्तर पर उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना था, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। तो क्या है, 1800 के आसपास हमने क्या देखा था, हालांकि शिशु जो थे उनका जन्म तो हो रहा था, लेकिन मृत्यु भी अधिक हो रही थी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, खाद्य आपूर्ति का अभाव था। इस कारण क्या हुआ, इसी कारण जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी अधिक तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन क्या हुआ, 1804 के बाद जो जनसंख्या थी वो 1 अरब हो गई थी। लेकिन वही 150 वर्ष बाद अर्थात 1959 में विश्व की जनसंख्या अचानक 3 अरब पहुंच गई, और प्रायः इसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट, जहाँ पर जनसंख्या एकदम तीव्र गति से ऊपर उठ जाए। उन्नीस सौ 99 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी हो गई। तो यहाँ इतनी बहुत अधिक 1804 से लेकर 1959 तक जनसंख्या कितनी बड़ी थी, 3 अरब। लेकिन यहाँ कितने वर्ष लगे थे, 150 वर्ष। लेकिन यहाँ 1999 से सिर्फ 1959 से 1999 30 वर्ष के अंतर्गत जनसंख्या दोगुनी हो गई, अर्थात 6 अरब हो गई। इतनी तेज़ी से ये जनसंख्या किस लिए बढ़ी, क्योंकि जो खाद्य आपूर्ति थी और जो औषधियाँ थी
ये सब जो स्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध हो गई। और साथ ही साथ क्या हुआ इससे, जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ने लगी। आगे देखिए, जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। तो जन्म दर किस प्रकार मापा जाता है? 1000 व्यक्ति पर जो जन्म लिया जाता है, जो जन्म दर है, उसको जो जीवित जन्मे व्यक्ति हैं उसके अंतर्गत उसके पैमाने पर नापा जाता है। और साथ ही साथ जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या पे मापा जाता है। तो 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले शिशुओं को भी मापा जाता है और 1000 व्यक्ति पर मृत्यु दर के जो भी उसके अंतर्गत मृतक हैं उसके अंतर्गत मापा जाता है। तो इसका पैमाना क्या है? 1000 पर व्यक्तियों को मापा जाता है। किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। मान लीजिए एक स्थान है, मान लीजिए एक स्थान है और एक दूसरा स्थान है। यहाँ के व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता है तो ये यहाँ जाएगा। यहाँ पर अधिक सुविधाएं हैं, किंतु कुछ चीज़ों का अभाव है। जैसे ये रोजगार के लिए यहाँ गया, तो यहाँ के जो व्यक्ति है उन्हें कुछ सुविधाओं का अभाव है। यहाँ सुविधाएं तो हैं लेकिन यहाँ पे भी कुछ अभाव है, तो ये व्यक्ति यहाँ पर आया। एक देश से दूसरे देश में ये गया, ये आया। तो कहने का अर्थ ये है कि इसी को प्रवास कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, विश्व जनसंख्या वृद्धि। पाँच सौ ईसा पूर्व तक कितनी जनसंख्या थी? 1000 ईसा पूर्व तक कितनी हुई? 1500 ईसा पूर्व तक कितनी हुई? 1800 ईस्वी तक कितनी हुई? 1900 ईस्वी तक कितनी हुई? 1950 ईस्वी तक कितनी हुई? 1974, 99, 1900 और 2025 तक। 2025 तक ये जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी।
जनसंख्या आगे। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो क्या है प्राकृतिक वृद्धि दर, किसे कहा जाता है? जन्म और मृत्यु ये क्या है, एक प्राकृतिक कारण है। इसी को किसी भी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति या फिर एक जन्म दर और मृत्यु दर, इसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म और मृत्यु के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे। इसकी तुलना करेंगे, इनके शाब्दिक अर्थों को समझेंगे, विश्व स्तर पर जनसंख्या का महत्व देखेंगे।